Hey everyone, welcome in CLAT Point. Let's start today's The Hindu News discussion जो कि CLAT, ALET, CLAT PG, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट आप देंगे आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं हमारे आज के सेशन को। आगे बढ़े उससे पहले CLAT Point ने ऑफर किया है आप लोगों को CLAT UG, CLAT PG, DULLB, NLSET एंड अदर लॉ एंट्रेंस टेस्ट की क्लासेस, स्टडी मटेरियल, मॉक टेस्ट। आप चाहें तो हमसे ये परचेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, वहाँ से आपको इन कोर्सेज के डेमो देखने हैं, मॉक टेस्ट अगर लेने हैं तो उनकी डिटेल्स देखनी है एंड आप जिस भी कोर्स में चाहें अपने आप को इनरोल कर सकते हैं। 1 तारीख से CLAT UG 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, CLAT PG 2023 के लिए हमारा क्रैश कोर्स शुरू हो रहा है, NLSET 2023 के लिए हमारा नया बैच शुरू हो रहा है। इनके अलावा मॉक्स के बारे में मैंने आपको बताया। आप चाहें तो CLAT Point का मैजिक बॉक्स भी अपने घर पे मंगा सकते हैं, जिसके अंदर आपको 7 बुक्स मिलने वाली हैं फ्रॉम आवर साइट, प्लस आपको मॉक टेस्ट मिलेंगे 50 के आसपास। तो ये सभी चीज़ें के लिए ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करिए एंड डिटेल उठा लीजिए वहाँ से, ठीक है। चलिए अब आज का अगर हम द हिंदू न्यूज़पेपर देखेंगे तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल निकला हुआ है रिगार्डिंग ऑन September 22 the National Investigation Agency arrested over 100 leaders and activists of radical Islamist outfit Popular Front of India। तो PFI का नाम हम काफ़ी बार सुनते रहते हैं, काफ़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ों में फंसता रहता है इनका नाम। तो अभी करीबन इनके 100 लीडर्स को NIA ने अरेस्ट किया है। उसके बाद जो PFI है इसकी तरफ से काफ़ी वॉयलेंट बिहेवियर बहुत सारे जगहों पे देखा जा रहा है, जिसमें कि केरला एक ऐसी जगह है जहाँ पे PFI के हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें होती रहती हैं। तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेवल पे वॉयलेंस है, इस तरीके की चीज़ों में इनका इन्वॉल्वमेंट देखा जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक दूसरा आर्टिकल आया हुआ है, सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वॉन्ट्स टू विन। तो ये जो आर्टिकल है गाइज आपके सामने बेसिकली आया हुआ है सॉफ्ट पावर से रिलेटेड। अब ये सॉफ्ट पावर क्या होती है, क्या ये आर्टिकल कहने की कोशिश कर रहा है, ये हम अभी आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एज सच आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे कोई आर्टिकल है नहीं जो हमें देखने की ज़रूरत है। ये मल्टीलेटरलिज्म से रिलेटेड है, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखे हैं, इस पर बहुत सारे एडिटोरियल्स वही चीज़ें घुमा फिरा के लिखी हुई हैं। एक ओवर द टॉप ये आर्टिकल है, ये भी डिस्कस किया जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज के सेशन को। सबसे पहले देखिए एक आर्टिकल आया हुआ है, सॉफ्ट पावर द न्यू रेस एवरी कंट्री वांट्स टू विन। गाइस ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है सॉफ्ट पावर के बारे में। अब सॉफ्ट पावर क्या होती है? देखो सॉफ्ट पावर का मतलब ये है कि कल्चरल, पॉलिटिकल या स्पोर्ट्स के थ्रू जो है किसी कंट्री का दूसरे कंट्री पे इन्फ्लुएंस हो। मतलब मिलिट्री के अलावा और भी तरीके से जो इन्फ्लुएंस होता है उसे हम सॉफ्ट पावर कहते हैं। जैसे कि अमेरिका की सॉफ्ट पावर बहुत स्ट्रांग मानी जाती है। क्यों मानी जाती है? पूरा हॉलीवुड जो है पूरा वर्ल्ड देखता है, हॉलीवुड से बहुत ज़्यादा पूरा वर्ल्ड इन्फ्लुएंस होता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका जो है वो अपनी बातें हॉलीवुड के थ्रू आप लोगों तक पहुंचा देता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि बहुत सारी अमेरिकन चीज़ें हम लोग फॉलो करते हैं थ्रू हॉलीवुड। तो ये एक सॉफ्ट पावर का एग्जाम्पल है। अभी रिसेंटली इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है, सॉफ्ट पावर क्या होता है पहले तो ये समझ लो। एक अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट हैं जोसेफ नाय जूनियर, उन्होंने लेट 1980s में कहा था, पावर ऑफ अट्रैक्शन थ्रू कल्चरल पॉलिटिकल आइडियाज एंड पॉलिसीज रेदर देन कोर्सिंग। डराने धमकाने के अलावा जो दूसरे तरीके होते हैं जैसे कि पॉलिसीज हो गया, पॉलिटिकल आइडियाज हो गया, कल्चरल टाइज हो गए, उसके थ्रू जो एक दूसरे कंट्री पे इन्फ्लुएंस होता है वो सॉफ्ट पावर कहलाता है। इसमें आज की डेट में ना एक नई चीज़ अभी एंट्री मार रही है, वो है स्पोर्ट्स। बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज जो हैं वो अपने देश का स्पोर्ट्स बहुत अच्छा करने के पीछे भाग रही हैं। कारण ये है कि वो चाहते हैं कि उनका दूसरे कंट्री पे इन्फ्लुएंस हो। अब इसके लिए ना राइटर ने एक आपके सामने रिसर्च भी कोट करी है। जैसे कि चाइना ने ओलंपिक्स में अभी काफ़ी सारे मेडल्स जीतने शुरू कर दिए हैं। तो फ्रांस के अंदर ना एक सर्वे हुआ था जिसमें फ्रांस के लोगों से पूछा गया कि क्या चाइना के द्वारा ओलंपिक्स में काफ़ी सारे पदक जीतने के वजह से, मेडल्स जीतने के वजह से आपके मन में चाइना के लिए एक रेस्पेक्ट या फिर चाइना एज ए पावरफुल कंट्री आपने देखना ज़्यादा शुरू किया? तो लोगों ने कहा हाँ, कि चाइना ने जो मेडल्स जीते हैं उससे चाइना का डोमिनेंस हमें फील हुआ। तो ये एक ऐसा इन्होंने रिसर्च यहाँ पे डाली है। बट एक्चुअली में ये बात है कि अगर आपकी कंट्री अच्छा करती किसी चीज़ में तो आपकी कंट्री का कहीं ना कहीं नाम होता है। तो अब क्या है, अभी यहाँ पे राइटर जो है वो इंडिया को कोट कर रहे हैं कि इस साल जो है इंडिया ने हाईएस्ट मेडल्स जीते हैं ओलंपिक के अंदर, पर ये बहुत नहीं है। जैसे कि अगर आप भारत की पॉपुलेशन से इसको कंपेयर करोगे ना
तो ये बहुत नहीं है। देखिए चाइना क्या करता है, चाइना ने अपने स्पोर्ट्स के ऊपर बहुत ध्यान दिया है। चाइना ने देखो छोटी छोटी चीज़ें करी हैं, आपके सामने मैं शेयर करता हूँ। जैसे कि अफ्रीकन कंट्रीज चाइना की जो हो गई हैं, चाइना के अफ्रीकन कंट्रीज़ के साथ, जैसे कि मेडागास्कर हो गया या और भी इस तरीके के कंट्रीज़ हो गए, उनके साथ उन्होंने MOU साइन कर रखा है, जिससे कि मेडागास्कर के प्लेयर्स स्विमिंग, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन सब की प्रैक्टिस के लिए चाइना में जाते हैं। अब आप यहीं से समझ सकते हैं कि किस तरीके से ये सॉफ्ट पावर का इन्फ्लुएंस है। अब मेडागास्कर को कल को चाइना कुछ बोलेगा तो मेडागास्कर मना थोड़ा करेगा, क्योंकि भाई चाइना उनकी मदद कर रहा है। इसी तरीके से चाइना ने केन्या के साथ MOU साइन कर रखा है कि हमारे यहाँ के जो एथलीट्स हैं वो आपके यहाँ जाके रनिंग करेंगे, क्योंकि आपको पता है केन्या के जो रनर्स होते हैं, जो दौड़ने वाले खिलाड़ीज होते हैं, वो बहुत तगड़े होते हैं। तो इसलिए चाइना ने यहाँ पे MOU साइन कर रखा है। बट अगर हम इंडिया की अभी हम बात करें तो इस साल हमने 7 पदक जीते टोक्यो ओलंपिक्स में, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, प्राइड की बात है। पर अगर आप वर्ल्ड का अगर जनता के रेशियो के हिसाब से देखोगे, मतलब पॉपुलेशन के रेशियो के हिसाब से मेडल्स देखोगे, तो दिस इज़ अ वेरी मतलब नॉट गुड। ऐसा दिखने में कोई बहुत अच्छा पदक का आंकड़ा नहीं है। इंडिया के लिए बहुत अच्छा है जिस तरीके से हमारी कंट्री है, जिस तरीके से चीज़ें हैं, लेकिन तब भी अगर कोई बाहर से इसको पॉपुलेशन से कंपेयर करके देखेगा तो ही विल नॉट फील कि यार बहुत पदक इन्होंने जीत लिए हैं। अभी तक भारत ने 1900 के आसपास से जो ओलंपिक शुरू हुए थे उसके बाद से हम काउंट कर रहे हैं, तो भारत ने 35 मेडल्स जीते हैं, जो कि बिल्कुल विश्व के लिए कोई एक आश्चर्यचकित या मतलब कुछ ऐसा करने वाला आंकड़ा नहीं है। तो भारत को इस फील्ड में काम करने की ज़रूरत है। अभी देखिए नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जीता, अब वो एक हाउस होल्ड नेम बन गए हैं। इसी तरीके से और भी खेलों में भारतीय खिलाड़ियों को आगे आना होगा, जीतना होगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इससे पहले जो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम भारत के स्पोर्ट्स के साथ दिख रही है, आपको याद होगा अभी एक महीने पहले ही हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे थे कि फीफा बैन लगा रहा है या कोई भी चीज़ें हो रही थी इस तरीके की। वो क्यों हो रही थी? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सही इंटरफेयर कर रहा था। ये जितनी रेगुलेटिंग बॉडीज़ हैं ना, इसमें बहुत करप्शन है। दूसरा, आप BCCI को आज की डेट में छोड़ दो, मुझे नहीं लगता कि उससे फेयर कोई बॉडी अब बची है। खिलाड़ियों में अगर टैलेंट है तो उनको उठाने में, आगे लाने में, लेकिन बहुत सारे ऐसे गेम्स स्पोर्ट्स हैं ना जहाँ पे बहुत अलग लेवल का पॉलिटिक्स होती रहती है। आप चाहे मैरी कॉम मूवी देख लो, आप चाहे मिल्खा सिंह वाली मूवी देख लो, आप चाहे एक मुक्केबाज मूवी आई थी वो देख लो, आप कुछ छोड़ो, आप दंगल देख लो, तो आप ये देखते हो कि किस तरीके से इन स्पोर्ट्स के अंदर जो है छोटे छोटे लेवल पे पॉलिटिक्स होती है। तो वो चीज़ें जब ख़त्म हो जाएंगी ना, तो भारत में जो टैलेंट है प्लेयर्स का, जो कि बहुत ज़्यादा है, वो सामने आएगा। लास्ट में राइटर देखो ये भी कंपेयर करते हैं कि भारत में जो मतलब 6.1 रुपीज़ पर डे पर कैपिटा चाइना के लोग खर्च करते हैं, चाइना की सरकार खर्च करती है स्पोर्ट्स के ऊपर, जो कि भारत में 3 पैसा पर डे है। तो ये आप एक अंतर समझ सकते हो अगर आप कंपेयर करो कि भारत के अंदर 3 पैसा पर डे पर कैपिटा ऑन स्पोर्ट्स खर्च होता है, वहीं चाइना के अंदर 6.1 पर डे पर कैपिटा खर्च होता है। पर बिल्कुल सही बात है, हम चाइना से आंकड़ा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि यार उनकी इकोनॉमी बेटर है, लेकिन हाँ भारतीय कंट्री भी 0.3 पैसा से ऊपर उठा के खर्च कर सकती है। दूसरा कि इसमें पेरेंट्स का भी जो एक रोल होता है ना, वो भी काफ़ी हद तक चेंज होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम लोग बचपन में थे, या फिर आप लोग का पता नहीं, पर मेरे टाइम पे तो मुझे याद है कि खेल कूद को बहुत ही ख़राब तरीके से देखा जाता था। एक कहावत थी उस समय कि खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। तो इस तरीके की चीज़ें करी जाती थी, तो वो वाली बात है वो ख़त्म हो जानी चाहिए। अगला आर्टिकल जो है वो बात करता है ओवर द टॉप। ये ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन बिल के बारे में बात करता है। इसको देखेंगे, समझेंगे, डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे कि ड्राफ्ट टेली कम्युनिकेशन बिल है क्या, जो अभी न्यूज़ में है। तो देखिए ड्राफ्ट जो टेली कम्युनिकेशन बिल है, ये 3 पहले जो एक्ट थे उनको कंसोलिडेट करने का काम कर रहा है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933, द टेलीग्राफ वायर अनलॉफुल प्रोटेक्शन एक्ट 1950। ये जो तीनों एक्ट हैं उनको कंसोलिडेट करके सारी चीज़ें जो हैं वो इस बिल के अंदर ली जा रही हैं। इस बिल के अंदर सबसे पहली चीज़ जो गवर्नमेंट ने करी है वो ये करी है कि इंटरनेट बेस्ड OTT कम्युनिकेशन सर्विसेज, जैसे कि व्हाट्सएप कॉल्स, फेस टाइम, गूगल मीट और इस तरीके के जितने भी आपके फ़ोन करने वाले या कम्युनिकेट करने वाले वेबसाइट्स हैं, एप्लीकेशंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं, तो सरकार जो है वो इस एक्ट से उनको भी रेगुलेट करने वाली है। देखो होता क्या था कि जो टेलीकॉम कंपनीज होती थी उनके ऊपर तो सारे रेगुलेशंस होते थे, जियो के ऊपर, एयरटेल के ऊपर,
पर फ़ोन पे बात तो भाई आप इन सबसे भी कर रहे हो, तो इन पे क्यों नहीं था? तो ये एक प्रॉब्लम थी, तो इसको भी सॉर्ट आउट कर दिया गया है। अब ये सब भी सरकार के अंडर कंट्रोल में आ जाएगा। अभी ये बिल जो है, अभी बिल ही है, अभी ये जनता तक रखा गया है कि आप इसमें अपने ओपिनियन दीजिए, फिर इसको बाद में फाइनलाइज करके एक्ट बनाया जाएगा। लेकिन ड्राफ्ट टेलीकम्युनिकेशन बिल इसका नाम है, और जो बेसिक चीज़ें हैं वो हम यहाँ पे देख रहे हैं। इसके अलावा देखिए ये भी है कि अब टेलीकॉम कंपनीज जो हैं उनको लाइसेंस चाहिए था, वैसे ही OTT प्लेटफॉर्म्स को भी इन तरीके की सर्विसेज स्टार्ट करने के लिए लाइसेंस चाहिए रहेगा। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई हैं। अब इस बिल में ना ट्राई का भी रोल बहुत कम कर दिया गया है। ट्राई जो है, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू जो है एक बॉडी बनाई गई थी, इसको हम ट्राई बोलते थे। 1997 में ये एक्ट आया था जब ये बॉडी बनी थी, टू स्टेबलाइज टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल। इसके लिए ये एक्ट लाया गया था। पर्पस आपको पता है, अपील्स, डिस्प्यूट, प्रॉब्लम, सारी चीज़ें देखना, ये करना। इस एक्ट के अंदर ना ट्राई का रोल जो है वो घटा के सिर्फ एज ए सजेस्टिंग बॉडी कर दिया गया है, रिकमेंडिंग बॉडी कर दिया गया है। बट इनके फैसले जो हैं वो इतने ज़्यादा अब वैल्यू के नहीं रहेंगे। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर डाल दी गई है कि वो जिसका लाइसेंस देना चाहें, वो जिसका लाइसेंस रिन्यू करना चाहें, जिसका लाइसेंस रद्द करना चाहें, वो कर सकता है। तो ये जो नई डेफिनेशन इस बिल के अंदर आई है वो किस चीज़ों को जो है इन सारी सर्विसेज को इसमें इंक्लूड करती है। Everything from broadcasting service to electronic mail, from voice mail to voice, video and data communication service, from internet and broadband service to over-the-top communication service, including those that the government may notify separately। ठीक है, रिफंड का भी प्रोविज़न है। अगर कोई इंटरनेट प्रोवाइडर अपना लाइसेंस सरेंडर करता है और आपने उसको पैसा दे रखा था तो आपको रिफंड वो करेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें डाली गई हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए कुछ न्यूज़ हैं। 92 MLAs इन राजस्थान थ्रेटन्स टू रिजाइन इफ सचिन पायलट इज मेड CM। तो राजस्थान के अंदर देखो हो क्या रहा है, अशोक गहलोत प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ रहे हैं कांग्रेस के, मे बी जीत भी जाएं। अगर वो जीत जाएंगे या फिर वो बनेंगे तो राजस्थान के चीफ मिनिस्टर तो कंटिन्यू कर नहीं पाएंगे, तो वो फिर किसी और को मिलेगी। सचिन पायलट दूसरा नाम है, लेकिन आपको याद होगा कि सचिन पायलट वही शख्स हैं जिन्होंने अशोक गहलोत के अगेंस्ट में एक बार कैंपेन रन कर दिया था, और ऐसा भी अनुमान लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार गिर सकती है। तो जो अशोक गहलोत के समर्थक हैं जितने MLAs, उन्होंने कहा है कि सचिन पायलट को CM बनाएंगे तो हम रिज़ाइन कर देंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे देखने को मिली है। वेरी प्रीमेच्योर टू कमेंट ऑन इंडिया गेटिंग UNSC वीटो, जयशंकर जी ने ऐसा कहा है। देखो आपको पता है G4 कंट्रीज़, हमने बताया था आपको लास्ट सेशन के अंदर कि G4 कंट्रीज़ कौन सी होती हैं। ये वो कंट्रीज़ हैं जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबरशिप चाह रही हैं। तो उसी की यहाँ पे एस जयशंकर जी बात कर रहे हैं कि अभी बहुत प्रीमेच्योर है और अभी तो इस बारे में कोई इतनी खास बात भी नहीं हो रही है कि UNSC में भारत को जो है वो वीटो पावर मिलेगी। देखो UNSC में वीटो पावर पाने का सिर्फ एक ही तरीका है, भारत की इकोनॉमी का जो है सीधे हाई लेवल पे उठ जाना, तो वो फ्यूचर में होगा। दशहरा बैक इन फुल ऑन ग्लोरी इन द सिटी ऑफ पैलेसेस। तो देखिए दशहरा जो है ये हम लोग जो दशहरा मनाते हैं उसी तरीके से आप इसको रिलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे स्टोरी थोड़ी सी अलग है। दशहरा जो है आपका बेसिकली कर्नाटका में मनाया जाता है। उस समय इनको पहले इसको मैसूर के नाम से जानते हैं। ठीक है, द स्टेट फेस्टिवल ऑफ कर्नाटका इन मैसूर टुडे। तो पहले देखो कर्नाटका नहीं, जो पूरी मैसूर डायनेस्टी इसको बोलते थे, तो अब तो कर्नाटका बन गया है पूरा। तो बेसिकली पूरे कर्नाटका में इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आज से ये शुरू हो रहा है, 10 दिन का ये सेलिब्रेशन होता है। क्यों होता है? हम इसको दशहरा को श्री राम एंड रावण, सीता जी, श्री लक्ष्मण, इन सब से रिलेट करते हैं, बट यहाँ पे एक अलग स्टोरी है, इसलिए इसका नाम भी दशहरा देखिए अब थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे क्या हुआ था, एक महिषासुरा करके डेमोन रहता था जिसको चामुंडेश्वरी गॉडेस ने मारा था, और उसी के बाद गुड ओवर इविल की जीत की तरह इसको देखा जाता है, मनाया जाता है। देखो बहुत ही भव्य तरीके से ये जो दशहरा है ये मनाया जाता है कर्नाटका में, लेकिन 2020 और 21 में कोविड एंड एवरीथिंग की वजह से थोड़ा सा बहुत ही लाइटली तरीके से इसको मनाया गया था, बट इस साल जो है वापस पहले वाली ग्लोरी पे वापस आ गया है और बहुत ही धूमधाम से इसको सेलिब्रेट किया जाएगा। थोड़ा सा इसके बारे में जान लो क्योंकि क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में। एक तो स्टेट फेस्टिवल है वहाँ का, मैसूर दशहरा इज ऑल्सो नोन एज नदम्बा। ठीक है, ये स्टेट फेस्टिवल ऑफ स्टेट ऑफ कर्नाटका है, 10 दिन के लिए चलता है। विजयदशमी के साथ इसे कंक्लूड कर दिया जाता है। यहाँ पे जंबो सवारी निकाली जाती है। जंबो सवारी एक हाथी होता है, उसके ऊपर
जो है आपको बन्नी मंटप बोलते हैं, ठीक है, बन्नी मंटप, ये ध्यान रखना नाम। बन्नी मंटप क्या होता है, जो एलिफेंट होता है उसके ऊपर एक काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म बनाया जाता है और उसके ऊपर गॉडेस की जो प्रतिमा रख के उसको फिर एज ए आप कह सकते हो कि रैली निकाली जाती है। तो द वर्ल्ड फेमस जंबो सवारी मैसूर दशहरा प्रोसेशन इज हेल्ड ऑन द स्ट्रीट ऑफ मैसूर सिटी ऑन विजयदशमी। इट स्टार्ट्स फ्रॉम मैसूर पैलेस एंड culminates at the place called Banni Mantap, the idol of the goddess Chamundeshwari, which is placed on a golden mantapa on the top of a decorated elephant। तो मैंने थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। बन्नी मंटप इज द प्लेस जहाँ पे से कंक्लूड होती है ये रैली, एंड जो आइडल, जो गॉडेस का आइडल होता है चामुंडेश्वरी माता का, उसको रखा जाता है गोल्डन मंटपा के ऊपर। अब ये गोल्डन मंटपा क्या है, मैं आपको जिससे समझ में थोड़ा दिक्कत हो रहा तो बता दूं कि एलिफेंट होता है, उसके ऊपर एक प्लेटफॉर्म रखा जाता है, जैसे किसी के ऊपर कोई बैठता है ना, तो उसी तरीके का प्लेटफॉर्म रखा जाता है और वो गोल्डन कलर का होता है, उसे गोल्डन मंटपा बोलते हैं, ठीक है। चलिए, कुछ आईसीसी ने नए नियम लाए हैं, थोड़ा जान लेते हैं, मे बी एग्जाम में फंस जाए। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, और अब जितने भी क्रिकेट मैचेस होंगे उसमें ये नियम लागू रहेंगे। तो क्या है ये नियम, थोड़े से देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, मैनकैडिंग के बारे में हमने बहुत बार देखा है, बहुत बार सुना है। आर अश्विन ने एक बार जॉस बटलर के साथ किया था तो काफ़ी क्रिटिसिज्म हो गया था। अभी रिसेंटली हमारी क्रिकेटर हैं दीप्ति जी, उन्होंने इंग्लैंड के खिलाड़ी के साथ मैनकैडिंग करी है। मैनकैडिंग का मतलब ऐसा होता है कि बॉलर जो है बॉलिंग करने जा रहा है और फिर जब सामने वाला जो बगल में बंदा रनिंग करता है वो क्रीज छोड़ के आगे निकल जाता है, उसको स्टंप पे मार देता है, रन आउट हो जाता है। तो पहले जो है ना, मैनकैडिंग को एज ए शेम की तरह देखा जाता था, या फिर इसको देखा जाता था कि इट्स अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट। बट अब जो है इसको इस चीज़ से हटा के प्रॉपर रन आउट की कैटेगरी में डाल दिया है। तो अब मैनकैडिंग को कोई ये नहीं देखेगा कि गलत तरीके से है। दूसरा क्या है कि देखो, पहले लोग बॉल के ऊपर सलाइवा का यूज़ करते थे शाइनिंग के लिए, स्विंग के लिए, पर ये कोविड के बाद से तो वैसे भी बंद है, अब इसको ऑफिशियली बंद कर दिया गया है। इसके अलावा जो है, अब बैट्समैन जो है वो पिच को छोड़ के बाहर नहीं जा सकता है, अगर जाएगा तो वो डेड बॉल हो जाएगी। और अगर कुछ इस तरीके की बॉल बॉलर ने फेंकी कि पिच के बाहर बॉल जा रही है तो वो नो बॉल हो जाएगी, ठीक है। पहले क्या होता था कि जब भी किसी ने शॉट खेला, अगर वो कैच हो रही है बॉल और लोगों ने आपस में जो है पिच आधी क्रॉस कर ली दोनों बैट्समैन ने, तो क्या होता था कि फिर भाई आपको जो है, जो नया बंदा आता था वो नॉन स्ट्राइकिंग पे जाता था बॉल फेस करने के लिए, जो उस समय रनआउट के समय नॉन स्ट्राइक एंड पे था वो आता था, तो नया बैट्समैन बच जाता था, उसको नई गेंद नहीं खेलनी पड़ती थी। बट अब ऐसा नहीं है, अगर अब कोई बंदा कैच आउट होता है तो जो भी नया बैट्समैन होगा वही बैटिंग करने के लिए आएगा। तो ये कुछ नियम है। यूज़ ऑफ हाइब्रिड पिचेस। हाइब्रिड पिचेस क्या होते हैं, बेसिकली ये नेचुरल ग्रास की तरह आर्टिफिशियल फाइबर से बनाई जाती है। तो पहले वुमेन्स के मैचेस इस पे होते थे, बट अब जो है ओडीआईज एंड टी20 भी इसके ऊपर हो सकते हैं, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो, सभी के लिए इसको अलाउ कर दिया गया है, ठीक है। इसके बाद देखिए, चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी पिक्स नेशनल कांग्रेस डेलीगेट्स। एक तरफ तो न्यूज़ चल रही थी कि शी जिनपिंग जी का कूप होने वाला है, हाउस अरेस्ट हैं। आज एक न्यूज़ आई है कि 2296 डेलीगेट्स विल अटेंड द ऑल इम्पॉर्टेंट इवेंट, जिसमें चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी अपना नेक्स्ट लीडर चुनेगी। एंड प्रोबेबली ऐसा उम्मीद है कि शी जिनपिंग जी को ही फिर से चुन दिया जाएगा अगले 5 साल के लिए, जो कि शी जिनपिंग जी का 3rd टर्म होगा। ध्यान रखिएगा, शी जिनपिंग जी भी इस पर्टिकुलर इवेंट की तैयारी बहुत समय से कर रहे हैं। आपको पता है कि इन्होंने अपनी कोविड की 0 पॉलिसी जो है वो भी सिर्फ इसी इवेंट की वजह से नहीं बदली है, वरना वो तो चाह ही रहे थे, मतलब उनको भी पता है और पूरे वर्ल्ड भी देख ही रहा है कि 0 जो कोविड पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं एक फेलियर है और वो चाइना के लोगों को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल में डाल रही है। 0 कोविड पॉलिसी में क्या हो रहा था, कहीं 1-2 केस निकलते तो पूरा शहर लॉकडाउन कर दे रहे थे। तो ये एक्चुअली में इन्हीं के द्वारा कॉइन किया गया था, शी जिनपिंग के द्वारा। तो इनका यही है कि अब यार मेरा इलेक्शन है, अब मैं अपने ऊपर कैसे ले लूँ कि मेरी कोई पॉलिसी ख़राब है, तो इसीलिए वो उस चीज़ को हटा ही नहीं रहे, उस चीज़ को चेंज ही नहीं कर रहे थे। नो लीलेंसीज वोज ईरान जुडिशरी चीफ। तो ईरान के जुडिशरी चीफ ने कहा है कि भैया हम बिल्कुल लीनियंट व्यू नहीं रखेंगे, जिनके वजह से ये पूरा वायलेंस हो रहा है। आपको पता होगा कि महसा अमीनी जो है, इनको मॉरल पुलिस जो है ईरान की, उन्होंने पकड़ लिया था और उसके बाद उनकी कस्टडी में इनकी मृत्यु हो गई थी। मॉरल पुलिस ईरान की पता है क्या करती है, ये ऐसी जीपों में घूमते रहते हैं और जो मतलब इनके अकॉर्डिंग जो इनके लॉज हैं, जैसा जो इन्होंने बना रखा है, अगर उस तरीके से वुमेन्स अच्छे कपड़े नहीं, मतलब उस तरीके से कपड़े नहीं पहनती हैं, प्रॉपर हिजाब नहीं करती हैं, तो ये उनको पकड़ते हैं। तो ये मॉरल पुलिस का ईरान में काम है, सच्ची में यही काम है। तो इस तरीके की चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन अब क्या है, वहाँ पे एक बहुत ही मैसिव लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है।
अगेंस्ट ऑल दिस सप्रेशन। लेट्स सी कि क्या होता है, वहाँ की सरकार जो है वो क्या इस पे करती है, या फिर जनता जो है वो किस लेवल तक इस प्रोटेस्ट को लेके जाती है, जो कि ज़रूरी है, ले जाना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा इंडिया की फास्ट बॉलर झूलन गोस्वामी जी ने कल जो है वो रिटायरमेंट ले ली है। इनका 20 साल का 261 डेज़ का करियर था। इन्होंने जनवरी 6, 2002 में आई थिंक इन चेन्नई जो है इन्होंने अपना जो है पदार्पण किया था, इन्होंने स्टार्ट करी थी। और झूलन गोस्वामी जी ने जो है 355 विकेट्स लिए हैं इंडिया के लिए। बहुत ही प्रोमिनेंट खिलाड़ी हैं भारत की ये। आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग इनके ऊपर एक मूवी भी बनने वाली है। अनुष्का शर्मा इज़ द एक्टर इन दैट मूवी। अभी आई एम नॉट श्योर, मुझे जो याद आ रहा है कि इनके ऊपर है कि अनुष्का शर्मा किसी और के ऊपर बना रही है, बट आई थिंक इन्हीं के ऊपर बन रही है। ठीक है, तो दिस इज़ इट गाइज, ये था हमारा आज का सेशन एंड आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज हमने काफ़ी सारे, पहले तो शॉर्ट न्यूज़ देखे, फिर हमने कुछ एडिटोरियल्स डिस्कस किए जो आपके एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हैं। तो दिस इज़ इट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।